हैव ए गुड डे क्लास। आज मैं जितेंद्र सैनी, आपका कंप्यूटर टीचर, चैप्टर सेकंड को एक्सप्लेन करूँगा। श्री जी पब्लिक स्कूल की ओर से ऑनलाइन क्लासेस में हम चैप्टर 2 के एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा, प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो के थ्रू हम पीडीएफ के थ्रू जो वीडियो बनाते हैं और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने के बाद उसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा चुके हैं। चैप्टर फर्स्ट में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम रह भी गई है तो आप उसको मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नाउ द चैप्टर सेकंड हैज़ स्टार्ट। तो इसमें चैप्टर का नेम जैसा आपको पता है, इंटरनेट सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज़। तो इसका मतलब क्या है, इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं, इसमें पूरे चैप्टर में इंटरनेट की सर्विसेज के बारे में बताया जाएगा। और लास्ट में एक टॉपिक और है मोबाइल टेक्नोलॉजीज़, जो बहुत रिलेटेड है। आप लोग जानते होंगे 3G 4G टेक्नोलॉजी जो आप लोग यूज़ करते हैं, उसमें डिफरेंस है। तो अब इंटरनेट की सर्विसेज के बारे में जान लेते हैं कि इंटरनेट की सर्विसेज, ये जो चैप्टर है गवर्नमेंट ने इसको आपके सिलेबस में इसलिए ऐड किया है, और इसलिए आपको ये पढ़ना चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी में जितना चेंजेस होता जा रहा है वो सब हमें पता होना चाहिए। हमें अप टू डेट होना चाहिए। समय के साथ हमें चलने के लिए हमें समय के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी को सीखना चाहिए। तो देखिए, पहली लाइन में ही लिखा है, द इंटरनेट हैज़ अफेक्टेड एंड चेंज द वे ऑफ परफॉर्मिंग मोस्ट ऑफ द टास्क। इंटरनेट ने चेंज किया है और अफेक्ट किया है ज़्यादातर कामों को करने के तरीके को, एंड हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू परफॉर्म मैनी ऑफ द टास्क। और इसके जो वर्क हैं, जितने भी पॉसिबल वर्क हैं, उन सबको उनके तरीके को चेंज कर दिया है, और हम इन वर्क को अपने घर बैठे भी कर सकते हैं। तो जैसा कि देखिए कितना रियल एग्जाम्पल है। कोरोना वायरस की वजह से सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ऑनलाइन ही जितने वर्क है, चाहे वो कोई पेमेंट हो, चाहे कोई परचेजिंग हो, चाहे कोई किसी को ट्रांसफ़र हो, तो मैक्सिमम वर्क जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं। तो देखिए, मुसीबत के समय में भी एक टेक्नोलॉजी आपके काम आ रही है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी सभी को आनी चाहिए। ये वैसे तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन देखिए मुसीबत के समय में कैसी कंपलसरी की एक कंडीशन आ गई कि अगर ये पता है तो आप घर पर बैठे ही सारी क्लासेस कर सकते हैं, घर पर बैठे सारे काम कर सकते हैं, घर पर बिजनेस हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वर्क हैं, मैक्सिमम वर्क आप घर बैठे कर सकते हैं, वो इस टेक्नोलॉजी की वजह से। जैसे एग्जांपल में बताया गया है कि आप कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और वीडियोस और एंटरटेनमेंट और अपने थॉट, व्यूज़ और आइडियाज़ को सोशल नेटवर्किंग के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, एक टेक्नोलॉजी ही है। और ये इसी तरीके से ये क्या है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, सोफिस्टिकेटेड भी है, और सभी को प्रोवाइडेड है, मैक्सिमम को, और ग्लोबल नेटवर्क को आपसे जोड़ती है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक देखिए, हम देखते हैं रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना। रिट्रीव करने का मतलब होता है, अगर हमने कोई क्वेरी की, कोई क्वेश्चन किया, तो उसका आंसर हमें प्रोवाइड हो जाता है, तो वो क्या होगा, रिट्रीव होगा। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है, एक ऑल वर्ल्ड में फैला हुआ वेब पेजेस का जो जाल है, वो क्या है, एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत बेस्ट वे है कि हम घर बैठे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं ऑल वर्ल्ड की। तो जिस तरीके से वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर काम करते हैं, जैसे क्लाइंट सर्वर मोड में या मॉडल में, उसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए यूज़फुल है। और इसी को इंफॉर्मेशन रिट्रीवल बोलते हैं, कि अगर हमने कोई क्वेरी की और उसका आंसर हमें मिल गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल बोलते हैं। इसके बाद वेब ब्राउज़र के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम वेबसाइट को ओपन कर पाते हैं। और ऐसी ही आप CBSE स्टूडेंट्स के लिए एक वेबसाइट है, cbse.nic.in। तो ये क्या है, cbse.nic.in एक ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स उससे रिलेटेड मटेरियल, उससे रिलेटेड
अपनी क्लासेस से रिलेटेड CBSE बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम क्लासेस से रिलेटेड सिलेबस चेक कर सकते हैं, सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस भी होने लगी हैं। और इसके बाद आता है लोकेशन साइट्स यूजिंग सर्च इंजन्स। तो लोकेटिंग साइट्स, कैसे लोकेट कर सकते हैं हम साइट को मतलब कैसे सर्च कर सकते हैं। साइट का मतलब यहाँ पर है वेबसाइट से। तो जैसा कि हमने आपको वेब ब्राउज़र बताया था, जब हम किसी वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो वहाँ पर हम किसी सर्च इंजन को भी यूज़ करते हैं। जब वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है, जब सॉफ्टवेयर को हमने मान लीजिए इंटरनेट एक्सप्लोरर को डबल क्लिक करके ओपन कर लिया या गूगल क्रोम को ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद आप क्या करते हैं कि किसी टॉपिक को सर्च करने के लिए गूगल को ओपन करते हैं, www.google.co.in या .com। तो इसमें क्या होता है कि आप फिर सर्च का प्लेस होता है मिड में, उस प्लेस पे क्या करते हैं, आप किसी टॉपिक को टाइप करते हैं तो फिर वो टॉपिक सर्वर में सर्च होके आपके पास आ जाता है। तो ये एक फंक्शन हो गया, एक प्रोसेसिंग हो गई, या तो क्लाइंट सर्वर की इसको मान लीजिए। तो इसमें क्या होता है, अब जो फैसिलिटी इस समय आपके चल रही है, आप चाहें तो उसको डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। जो एड्रेस बार होता है वहाँ पे भी अगर किसी टॉपिक को सर्च करेंगे तो भी वो सर्च इंजन के थ्रू अपने सर्वर से उसको आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कराएगा। ये एक ऑटोमेटिक मेथड होता है। तो अब देखिए, सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो एक ऐसी वेबसाइट होती है ऑनलाइन आपको प्रोवाइड होती है, और आप उसके थ्रू डेटाबेस से टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, जैसे www.google.com। तो आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसमें .com हो गया या बिन आता है एक, तो आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे इसके अलावा और डायरेक्टली भी आप उसको सर्च कर सकते हैं किसी टॉपिक को। तो इसमें देखिए फैक्टोपीडिया में जैसा आपको दिखाया गया है कि द फर्स्ट सर्च इंजन दैट वाज डेवलप्ड बाय आर्काई। तो जो सबसे पहला सर्च इंजन था वो डेवलप किया गया था आर्काई के थ्रू, विच वॉज यूज टू सर्च फॉर FTP, जो FTP को सर्च करने के लिए यूज़ होता था। एंड वॉज फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड, और ये क्या था, सबसे पहला टेक्स्ट बेस्ड सर्च इंजन था। टेक्स्ट बेस्ड का मतलब है वहाँ पे GUI मोड नहीं होगा, सिर्फ CUI मोड होगा, आप उसके थ्रू सर्च करेंगे। इसके बाद आता है यूजिंग सर्च इंजन। अब उसको कैसे यूज़ करते हैं, मैं इस प्रोसेसिंग को आपको पहले भी बता चुका हूँ। जिस तरीके से क्लाइंट सर्वर की प्रोसेसिंग होती है उसी तरीके से, जैसे आपने गूगल को ओपन किया, आप गूगल में आपने कोई टॉपिक टाइप किया, सबसे पहले स्टेप में मान लीजिए आपने साइट ओपन की, फिर उसमें सेकंड स्टेप में आपने कोई टॉपिक टाइप किया, फिर थर्ड स्टेप में सर्च होने के बाद वो जो सर्च इंजन है वो अपने डेटाबेस से बहुत सारे सर्वर्स से जो कनेक्टेड हैं उन सभी के इंफॉर्मेशन में से आपके बेस्ट सॉल्यूशन या वो बेस्ट रिज़ल्ट को आपको डिस्प्ले करा देगा। फिर उसके बाद आप उसमें से टॉपिक को सर्च करेंगे और टॉपिक जो आपका बेस्ट सॉल्यूशन आपको लगेगा आप उसको ओपन करके देखेंगे। अगर उसमें भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आप उसमें बैक जाके फिर दोबारा से किसी और को सर्च करेंगे। ये आप तब तक कर सकें जब तक आपको बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। तो इसके बाद ये टॉपिक ये वही बताया गया जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है वर्किंग ऑफ सर्च इंजन। अब सर्च इंजन कैसे काम करता है, तो सर्च इंजन का तरीका ये जैसे मैंने अभी स्टेप में बताया था वही है कि पहले जो वो स्टेप्स में बताया था अब ये प्रोसेसिंग में बताता है कि सर्च करता है www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, ऑल वर्ल्ड में जितने भी वेब पेजेस हैं जब वो लिंक होते हैं और टॉपिक हमने कोई टाइप किया तो वो उन सभी सर्वर से टॉपिक को सर्च करता है और बेस्ट सजेशन को हमको प्रोवाइड करा देता है। हम उन इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद क्या है, इसमें कई सारे टॉपिक्स यूज़ होते हैं। जो आपका वर्किंग है सर्च इंजन की, इसमें कई सारे टॉपिक यूज़ होते हैं, जैसे यूज़ ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम कॉल्ड बोट है, स्पाइडर है, वेब क्रॉलर है। तो ये सब क्या होते हैं, ये ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द
वेस्ट प्लेटफॉर्म पर। ये एक प्रोसेस ऑफ सर्चिंग होती है। इस जो प्रोसेस ऑफ सर्चिंग है इसको क्रॉलिंग, बोट या स्पाइडर बोल सकते हैं। इसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ क्रॉलिंग, जब हम सर्चिंग की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो बोट जो होता है स्टोर करता है पेजेस को सर्च इंजन के डेटाबेस में। और इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में इंडेक्सिंग क्रिएट होती है, इसी को हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो इसके बाद इंडेक्सिंग सिंपल है कि वो एक डेटाबेस बन जाता है, और क्रॉलिंग क्या है, हम जब सर्च करते हैं तो सर्चिंग की जो प्रोसेस होती है उसको क्रॉलिंग बोलते हैं। और इसमें एक रैंकिंग बनती है, जो बेस्ट हमारा जो सॉल्यूशन होता है, बेस्ट हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो एक रैंकिंग बनाता है। जैसे एट द फाइनल स्टेज द सर्च इंजन रैंक्स द वेबसाइट इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, यानी कि हमारी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। व्हेन यू ट्राई टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन पॉल्यूशन, it gives you a list of web links. Usually you first surf the link that are listed at the top. तो जो सबसे टॉप पे होती है, जो वो जिसको हम सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं या सबसे ज़्यादा हम सॉल्यूशन समझते हैं उसको क्लिक करते हैं, तो वो सबसे टॉप पे आ जाती है लिस्ट में। इसके बाद हमारा क्या है, ये सर्च इंजन्स के नेम है जिनको हम यूज़ करते हैं, जैसे yahoo.com है, ask.com है, bing.com है, google.com मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। इसके अलावा इम्प्रूविंग एंड रिफाइनिंग द सर्च। अब किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं सर्च को, और किस तरीके से बहुत कम समय में सबसे डायरेक्ट या ऑटोमेटिक या रिफाइन होके हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी, जिसको हमें बार बार देखना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कैसे, इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो ब्लैक कलर के ये पॉइंट्स हैं, इसमें ये बताया गया है कि क्या क्या हमें यूज़ करना चाहिए, यानी कि बी स्पेसिफिक एंड टाइप द कीवर्ड एज प्रीशियसली एज पॉसिबल। तो हमें क्या, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमें टॉपिक को टाइप करना है, जिस टॉपिक की हमें ज़रूरत है, जो टॉपिक हम सर्च कर रहे हैं। फिर इसके अलावा यूज़ 2 और मोर कीवर्ड्स इन योर सर्च। आप 2 और 2 से ज़्यादा कीवर्ड भी टाइप कर सकते हैं, और या फिर यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज एंटर द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग आपकी हमेशा करेक्ट होनी चाहिए, तभी आउटपुट आपका प्रॉपर मिलेगा। इसके बाद ऑलवेज ट्राई मोर देन वन सर्च इंजन। आप एक से ज़्यादा सर्च इंजन को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके सॉल्यूशन मान लीजिए एक सर्च इंजन पे अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो उसके डेटाबेस सभी के अलग अलग हो सकते हैं, और अलग अलग से जगह से, प्लेस से इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होती है। तो आप अलग अलग जगह अलग अलग सर्च इंजन को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यूज़ एंड टू सर्च मोर देन वन टॉपिक एट द सेम टाइम। अगर एक ही समय में एक से ज़्यादा टॉपिक को सर्च करना है तो आप उसके बीच में एंड लिख के उसको यूज़ करेंगे। और यूज़ और टू सर्च मोर देन वन टॉपिक एट द सेम टाइम, या फिर इसके अलावा और को भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ नॉट टू सर्च मोर देन वन टॉपिक एट द सेम टाइम, आप नॉट को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से देखिए आपके सेकंड लाइन में बताया गया है, इसमें नॉइज़ नॉट एयर पॉल्यूशन, यानी कि जो पॉल्यूशन में अगर नॉइज़ पॉल्यूशन है तो उसे दिखाइए, ना कि एयर पॉल्यूशन को, यानी कि एयर पॉल्यूशन नहीं दिखाना। इसके बाद परफॉर्म कंटेंट स्पेसिफिक सर्च। इस कंटेंट स्पेसिफिक सर्च का मतलब होता है कि जो कंटेंट से रिलेटेड है उसी से रिलेटेड सर्च आप उसमें फाइंड आउट करेंगे या क्लिक करेंगे। इसके बाद और वो भी सर्वर भी और सर्च इंजन भी इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है रिलेटेड। फाइंडिंग पीपल ऑन द नेट। अगर जिस तरीके से आपको पता है कि इंटरनेट और www ऑल वर्ल्ड का एक नेटवर्क है, तो आप किसी भी पर्सन को अगर सर्च करना चाहते हैं ऑल वर्ल्ड के, तो क्या करेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करेंगे। जैसे गूगल ग्रुप है, ये मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है जो पीपल्स को, ऑल वर्ल्ड के पीपल्स को सर्च कर सकता है, और इसमें 800 मिलियन यूजनेट मैसेज का डेटाबेस है। इसके अलावा ट्रू पीपल सर्च है, ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन सर्च करता है। ऐसे ही फाइंड पीपल सर्च है, ये भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन सर्च करता है किसी पर्सन के। ऐसे ही PQ है,
तो ये कहाँ कहाँ से डेटाबेस सर्च करता है, पिनट्रेस्ट से, लिंक्डइन से और इंस्टाग्राम से और भी अदर रिसोर्सेज से या सोर्सेज से। और इसके बाद PIPL है, ये भी इसी तरीके से एक सर्च इंजन है। और विंक है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ये इसी तरीके से सर्च इंजन है जिस तरीके से हम किसी टॉपिक को किसी पर्सन को सर्च करते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल। यानी कि ईमेल आप सभी को पता होगा कि कुछ मैसेज ऐसे होते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉनिकली सेंड और रिसीव किए जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल होते हैं। इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। तो एडवांटेज क्या होते हैं कि बहुत फास्ट होता है, कम इकोनॉमिकल होता है, लेस टाइम होता है, डिफरेंट टाइप्स की फाइल, ऑल टाइप की फ़ाइल को यूज़ कर सकते हैं और मैसेज लॉस्ट का कोई चांसेस नहीं होता। सर्विसेज, एडिशनल सर्विसेज मिलती हैं जैसे कैलेंडर, एड्रेस बुक, इंस्टेंट मैसेजिंग। इसके अलावा मीडियम ऑफ एक्सेस, मतलब बहुत सारे मीडियम है हमारे पास इसके, और वहाँ अलग अलग मीडियम में, जैसे ट्विटर में इसका यूज़ होता है, फ्लिपकार्ट में, या बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होते हैं, ऐसी वेबसाइट होती हैं या ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं जहाँ पर ईमेल की ज़रूरत पड़ती है और आपकी प्राइवेसी इंश्योर रहती है। और सेम मैसेज को हम मल्टीपल प्लेसेस पे सेंड कर सकते हैं और इसमें फ़िज़िकल आपको लोकेशन पे अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं होती। फिर इसके बाद क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को पता है कि किस तरीके से हम ईमेल सेंड करते हैं, उन्होंने अपना ईमेल अकाउंट तो क्रिएट किया होगा तो उनको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसके लिए आपको वेबसाइट ओपन करनी होगी, जैसे किसी भी अलग अलग वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जीमेल का है, याहू का है, रेडिट मेल का है, तो ये अलग अलग वेबसाइट हैं जिन पर आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए जीमेल पे मुझे अकाउंट क्रिएट करना है, तो जीमेल को सबसे पहले ओपन करूँगा, उस वेबसाइट को ओपन करूँगा, उस इंटरनेट पहले स्टेप में इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, दूसरे में ब्राउज़र को डबल क्लिक करके ओपन करूँगा, तीसरे में एड्रेस बार में जीमेल का एड्रेस डालूँगा, उसे ओपन करूँगा, ऑप्शन आएगा क्रिएट एन अकाउंट, उस पर क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद एंट्रीज़ आएंगी, उन एंट्रीज़ को फिल करेंगे, जैसे नेम है, और फिर उसके बाद चूज़ योर नेम। यहाँ पर चूज़ योर नेम में आपको अपनी ईमेल आईडी का नेम चूज़ करना है, या तो आप सेल्फ डाल सकते हैं, लेकिन ये यूनिक होना चाहिए क्योंकि ऑल वर्ल्ड में अगर पहले से कोई इस नाम से ईमेल आईडी बनी हुई है तो सेम नेम नहीं मिल सकता है, इसलिए कुछ ना कुछ आप इसके लास्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपने मोबाइल का कोई कुछ डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, कोई अपने इसमें ऑप्शन से दिए जाएंगे तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आपके 2 टाइम्स पासवर्ड पूछेंगे, बर्थडे, जेंडर, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो कुछ टेक्स्ट टाइप करवाएंगे आपसे और फिर परमिशन लेंगे, एग्री की, वेरीफाई कराएंगे, अकाउंट को कंटिन्यू कराएंगे। तो इस तरीके से स्टेप से फॉलो करते जाएंगे, हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है साइनिंग इन योर ईमेल अकाउंट। साइनिंग इन का मतलब होता है आप ईमेल अकाउंट में साइन होंगे या एंटर करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपसे इंटरनेट कनेक्ट होनी चाहिए, ब्राउज़र ओपन करेंगे, जीमेल का अकाउंट ओपन, जीमेल की वेबसाइट ओपन करेंगे, ईमेल एंटर करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, देन साइन इन पे क्लिक कर देंगे तो आप साइन इन हो जाएंगे। इसके बाद सेंडिंग एन ईमेल, तो अब ईमेल सेंड करने के लिए क्या है कि सेम बाय स्टेप जब आप ओपन हो जाएंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कंपोज का। तो कंपोज के ऑप्शन में क्या होता है, कंपोज के ऑप्शन के बाद ये राइट साइड में जो एक बॉक्स है जिसमें न्यू मैसेज लिखा हुआ है, टू सब्जेक्ट CC BCC सेंड, ये सब लिखा हुआ है। तो ये बॉक्स जो है इस तरीके से ओपन हो जाएगा। टू में क्या करेंगे, आप रिसिपिएंट का एड्रेस डालेंगे, यानी कि जिसको मैसेज सेंड करना है उसका एड्रेस टाइप करेंगे। इसके बाद CC कार्बन कॉपी, वही सेम मैसेज अगर और भी अदर पर्सन्स को सेंड करना है तो उसे टाइप, वहाँ पर उनका एड्रेस टाइप करेंगे। BCC में उनका एड्रेस टाइप करेंगे जिनको अदर ऐसे पर्सन को भेजना है। और यहाँ पे BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसलिए कहा गया है जिससे कि इनका एड्रेस अदर किसी को पता नहीं पड़ेगा और इनके पास मैसेज भी पहुँच जाएगा।
और इसके बाद सब्जेक्ट मतलब किस तरीके का मैसेज आप सेंड करने जा रहे हैं। इसके बाद अटैचिंग फाइल्स टू एन ईमेल। अब ईमेल से किस तरीके से आप अपनी फाइल को अटैच करते हैं। तो जैसा कि इस तरीके से, जैसे आप अटैचिंग पे जो पिन की तरह एक ऑप्शन है या एक सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर जैसे क्लिक करेंगे एक ब्राउजिंग का ऑप्शन आएगा। वहाँ से अपनी कंप्यूटर में जिस लोकेशन पे आपकी फ़ाइल है जिसको आप सेंड करना चाहते हैं उसे क्लिक करके ओपन करेंगे और वो वहाँ पे अटैच हो जाएगी। कुछ समय लगेगा किसके लिए, क्योंकि फ़ाइल जितनी बड़ी होगी उसी के अकॉर्डिंग वो सेंड होगी। आप इससे मैक्सिमम 50 फाइल्स या फिर 25 MB का डेटा सेंड कर सकते हैं। इसके बाद आप सेंड पर क्लिक कर देंगे, एक कंफर्मेशन का मैसेज आएगा और मैसेज हैज़ बीन सेंट लिखा हुआ जाएगा। तो इसका मतलब मैसेज सेंड हो गया। और ये आपका सेंट बॉक्स में आपका एक मैसेज और आएगा जो मैसेज आपने सेंड किया है, जिससे कि कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपका मैसेज पहुंच चुका है। इसके बाद रीडिंग एन ईमेल। इसी तरीके से अकाउंट को ओपन करने के बाद रीडिंग कैसे करते हैं कि जितने भी मेल होते हैं हमारे, जितने भी मैसेज होते हैं वो सब कहाँ आते हैं, इनबॉक्स में आते हैं। तो इनबॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो जो डार्क होगा वो हमने रीड नहीं किया हुआ है, या जो शेडेड वाला होगा, नॉर्मल होगा, वो हम पहले से रीड कर चुके हैं। तो न्यू मैसेज को आपको रीड करना है। और ऐसे मैसेज जो स्पैम में डायरेक्टली पहुंच जाते हैं उनको आपको ओपन नहीं करना है। और इसके अलावा ऐसे अनऑथराइज पर्सन से अगर कोई लगता है तो उसको भी ओपन नहीं करना है। इसके बाद डाउनलोडिंग द अटैचमेंट। अब अटैचमेंट को किस तरीके से डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोडिंग का क्या तरीका होता है कि जैसे हम ओपन कर लेते हैं तो वहाँ पे एक पिन का एक सिंबल होता है। वहाँ पे पिन के सिंबल के बाद वहाँ पे एक एरो होता है, डाउनवर्ड उसमें सिंबल होता है। इसमें सिंबल में इसमें दिखाया हुआ भी है किस तरीके से एक सिंबल होता है और एरो करके दिखाया गया डाउनलोड फ्रॉम हियर। तो इस पर क्लिक करेंगे, ये फाइल आपकी डाउनलोड होके टास्क बार में दिखाई देगी, टास्क बार की साइड से दिखाई देगी, नीचे की साइड में इसी में। और इसमें चाहे तो डाउनलोड का एक प्लेस भी होता है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं डाउनलोडिंग की फ़ाइल को। इसके अलावा रिप्लाई एंड फॉरवर्ड ये एक ऐसा ऑप्शन होता है ईमेल में कि अगर सेम मैसेज अगर उसी को रिप्लाई करना है या उसमें कुछ ऐड करके रिप्लाई करना है तो आप उसी में रिप्लाई कर सकते हैं। फॉरवर्ड हम अदर पर्सन को सेंड करते हैं मैसेज को। इसके बाद फैक्टोपीडिया में देखिए क्या एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि इन 2010 1007 ट्रिलियन ईमेल्स वर सेंट विच वाज अ 19% इंक्रीज फ्रॉम द प्रेसिडिंग ईयर। इसके बाद साइनिंग आउट। तो साइनिंग आउट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी अकाउंट को ओपन करते हैं तो हमें उसको साइन आउट जरूर करना चाहिए, अदरवाइज़ कोई और अनदर पर्सन हमारे अकाउंट को यूज़ कर सकता है। फिर उसके बाद आता है ईमेल एटिकेट्स, यानी कि सम सेफ्टी रूल्स हैं हमें फॉलो करना चाहिए। डू नॉट शेयर पासवर्ड। अब किस किस के पासवर्ड, जैसे क्रेडिट कार्ड के हैं और किसी भी तरीके के पासवर्ड हमें किसी से ईमेल के थ्रू शेयर नहीं करनी चाहिए। और स्पैम मेल को हमें ओपन नहीं करना चाहिए। अटैचमेंट को हमें अनऑथराइज पर्सन के ओपन नहीं करना चाहिए। और BCC लाइन टू प्रोटेक्ट एवरी बडीज आइडेंटिटी। तो जब हम मेल सेंड करते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन्स को, तो हम अगर किसी की इन्फॉर्मेशन को, किसी की आइडेंटिटी को हम सेव करना चाहते हैं या सिक्योर रखना चाहते हैं जिससे किसी और को पता ना पड़े, तो BCC में उसका ईमेल टाइप करेंगे। इसके बाद आता है डिफरेंट कम्युनिकेशन सर्विसेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। अब इंटरनेट पे बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज आपको प्रोवाइड होती हैं और ये सब किसके लिए होती हैं, कम्युनिकेशन के लिए, जिससे कि कम्युनिकेशन इजी हो और क्विकर हो। और इसमें डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट और फाइल्स, पिक्चर्स, वीडियो, ऑडियो हम शेयर कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन सर्विसेज में क्या क्या आता है, जैसे चैट हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ई लर्निंग हो गया, इसके अलावा ई शॉपिंग हो गया। ये सब क्या आते हैं, आपके कम्युनिकेशन में आते हैं। फिर सबसे पहला टॉपिक क्या है, चैट। सिंपल, आप जानते हैं, वेरी इजी यूजिंग द चैट प्रोग्राम। ये एक इंस्टेंट मैसेज सर्विस होता है। आप डायरेक्टली रियल टाइम आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में रियल टाइम चैटिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने थॉट, व्यूज़ और आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ चैट। अब टाइप्स ऑफ चैट कितने होते हैं,
इंस्टेंट मैसेजिंग होता है ICQ, ये मतलब ICU, और IRC मतलब इंटरनेट रिले चैट। अब इंस्टेंट मैसेजिंग पे आते हैं। तो सबसे पहला जो है इंस्टेंट मैसेज मतलब डायरेक्ट टेक्स्ट बेस्ड क्या होता है, मैसेज होता है जो सेंडर टू रिसीवर कम्युनिकेशन होता है इसके थ्रू। तो ये क्या होता है, ये बहुत आसानी से हम जैसे व्हाट्सअप आजकल यूज़ करते हैं, टेक्स्ट बेस है ये सब। तो इसके अलावा वर्ल्ड ऑफ चैट मैसेंजर, जो राइट साइड में आपके एक डायग्राम भी दिखाया हुआ है, एक पिक्चर दिखाई हुई है। तो इसमें क्या है कि पिक्चर में एक सॉफ्टवेयर को दिखाया गया कि इसके थ्रू हम किस तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती हैं कि आप इसमें टेक्स्ट को, कलर को और फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको इमोटिकन्स भी प्रोवाइडेड होते हैं जैसे कि आजकल व्हाट्सएप में होते हैं। और इसके अलावा आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, सिंपल इंटरफेस होता है और मैनेज होता है चैट रूम। इसके अलावा हाइक मैसेंजर, अब देखिए हाइक मैसेंजर में स्पेशल क्या है कि ये चैट मैसेंजर मेड इन इंडिया है। तो आप इसमें चैटिंग और शेयरिंग कर सकते हैं विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन, और वो भी 0 बैलेंस पे। और लेकिन इसमें क्या है, लिमिट क्या है कि हम विद इन 100 मीटर पे इसके थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसने बहुत सारी फैसिलिटी हमको प्रोवाइड की हैं, जैसे 5000 प्लस फ्री स्टिकर्स हमें प्रोवाइड हैं, शेयर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट एंड फाइल, ग्रुप चैटिंग कर सकते हैं, चैट थीम्स कर सकते हैं, फ्री हाई कॉल्स कर सकते हैं, फ्री ग्रुप कॉल्स कर सकते हैं, फ़ोटो फिल्टर, क्रिकेट अपडेट्स, कंटेंट इनसाइड और हिडन मोड। तो ये सब चीज़ें क्या है आपके हाइक के थ्रू मेड इन इंडिया में, लेकिन लिमिट क्या है इसकी 100 मीटर। इसके बाद है ICQ मतलब ICU, ये क्या है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली यूज़फुल कम्युनिकेशन प्रोग्राम है, जिसमें क्या करते हैं चैटिंग के लिए और फाइल को शेयर करने के लिए, URL को सेंड करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। ये फ्री प्रोग्राम है और इसको डाउनलोड करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक यूनिक ICQ मतलब ICQ एक नंबर होता है, और ये यूनिक नंबर आपको प्रोवाइड होता है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और इसमें नेम चाहे सेम हो सकते हैं, निक नेम सेम हो सकते हैं, लेकिन नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा। इसके ये ICQ जो होता है मैक, लाइनेक्स, iOS में सभी में सपोर्टेड होता है। और डायरेक्टली आप किस तरीके से ब्राउज़र में जाके ICQ की वेबसाइट पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंटरनेट रिले चैट। तो इसमें क्या होता है, ये भी एक चैटिंग का सिस्टम है। इसमें बहुत सारे सॉर्ट ऑफ रूल्स यूज़ होते हैं, कन्वेंशन और क्लाइंट सर्वर का सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। और ये जो दी अर्लियर टू चैट सर्विसेज जैसे IM और ICQ है, उसकी तरह IRC इज़ नॉट ओन्ड बाई एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये ओन्ड नहीं है। कोई भी इसमें पीपल इनेबल है कि उससे कनेक्ट हो सकता है कि ऑल इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी और डिस्कशन कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसमें जैसे IRC क्लाइंट जो होता है वो एक प्रोग्राम होता है, और जो रन करता जैसे दैट रन ऑन योर कंप्यूटर एंड सेंड्स एंड रिसीव मैसेजेस टू एंड फ्रॉम IRC सर्वर। तो ये इसकी प्रोसेसिंग है। इसमें अब एक्सेस पॉइंट में देखिए, एक्सेस पॉइंट में कुछ स्पेशल आपके लिए पॉइंट्स दिए हुए हैं। वाइल यूजिंग अ सोशल नेटवर्किंग या सोशल नेटवर्क साइट वेबसाइट और अ चैट मैसेंजर कीप द फॉलोइंग डज एंड डोंट्स, यानी कि डूज और डोंट्स मतलब क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यानी कि प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ वेल बिहेव मैनर, आपको अपने आप को अच्छे मैनर में प्रेजेंट करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, डू नॉट पोस्ट इन अप्रोप्रिएट स्टेटस पिक्चर, और कोई मतलब भद्दी या फिर जो अच्छी ना लगती हो ऐसी पिक्चर या कोई स्टेटस आपको शेयर नहीं करना चाहिए। कनेक्ट विद स्टूडेंट्स इन अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड सिस्टम, और कनेक्ट स्टूडेंट से किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से वो कनेक्ट हो सकते हैं सिस्टम्स के थ्रू। और गैदर डिफरेंट ओपिनियन, आप अलग अलग तरह की डिफरेंट टाइप्स की ओपिनियन को गैदर कर सकते हैं और वहाँ सर्वे कर सकते हैं। और गैदर अ फैन बेस फैन लिस्ट टू अर्न अ फेवरेबल रेपुटेशन, स्टेट योर ओपिनियन इन ऑर्डर टू हेल्प समवन,
एंड डेवलप न्यू एंड रिटेन ओल्ड कम्युनिकेशन। तो ये और यूज़ द बेनिफिट्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स टू डिस्कस एजुकेशनल टॉपिक्स इंक्लूडिंग करियर एंड कॉलेज प्लानिंग। तो ये सब क्या है, डूज, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डू नॉट लेट पीपल फील नेगेटिव, आपको दूसरों को नेगेटिव फील नहीं कराना चाहिए अबाउट देम सेल्फ, अपने बारे में। अवॉइड हैकिंग को अवॉइड करिए अपने प्रोफाइल से और पोस्टिंग से। अवॉइड गॉसिप्स को अवॉइड करिए, स्प्रेडिंग ह्यूमर्स को। एंड नेवर कमेंट नेगेटिव स्ट्रेट अवे, और नेगेटिव कमेंट नहीं करने चाहिए। अवॉइड साइबर बलिंग से बचना चाहिए। और डोंट मेक योर प्रोफाइल पब्लिक, और अपने प्रोफाइल को पब्लिक नहीं करना चाहिए एज पब्लिक जितना कि आप प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, क्या आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मिसयूज़ ना हो। इसके बाद आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इसके बारे में सभी को पता होगा कि एक मीटिंग, जो बहुत सारे लोग अगर एक साथ दूर दूर से कहीं एक ही टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर जुड़े हुए हैं तो क्या होगा, ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन के थ्रू। तो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेट्स टू और मोर पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर वाई ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्या होगा, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा। इसमें इसके बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। आप एक पर्सनली भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस मीटिंग कॉन्फ्रेंसिंग एजुकेशनल ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके क्या है, टीम वीवर एक ऐसे सॉफ्टवेयर है, टीम वीवर है, एनी मीटिंग है, स्काइप है, मीटिंग बर्नर है, गो टू मीटिंग है एंड स्पीक आर सम ऑफ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। इसके बाद रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है कि आपके पास सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम मतलब या तो कंप्यूटर, डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए, वीडियो कैमरा होना चाहिए या वेबकैम या माइक्रोफोन और स्पीकर होना चाहिए। ये सब इसके रिक्वायरमेंट है। एडवांटेज क्या होते हैं कि आप बहुत कम समय लगता है, पैसे ट्रैवलिंग की मनी, ट्रैवलिंग का जो खर्चा वो बच जाता है। और दोनों को ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों साइड से बच जाता है। पार्टिसिपेट जो होते हैं वो अलग अलग लोकेशन पे होते हैं और सेम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकते हैं और अपने थॉट व्यूज़ और आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और इसके अलावा क्विकली रेस्पॉन्स मिल जाता है और सामने वाले के बारे में, थिंकिंग के बारे में पता पड़ जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसे बोलते हैं कि वो मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं। इसके अलावा फिर उसके एक्सीलेंट वे होता है उनके मतलब एक तरीके से कीपिंग इन टच विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। और इसके बाद आता है डिसएडवांटेज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर हाई स्पीड नहीं है आपकी कम्युनिकेशन की या इंटरनेट की तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा वेरी रिलायबल और फास्ट डेटा की ज़रूरत होती है, लिंक की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा हार्डवेयर ब्रेक्स डाउन, अगर कोई हार्डवेयर की प्रॉब्लम है तो दे कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। और नो सब्स्टिट्यूट टू फेस मीटिंग इन गेटिंग टू नो समवन, अगर इसका फेस टू फेस मीटिंग नहीं हो पा रही तो सामने वाले के बारे में पता करना मुश्किल है। इसके अलावा एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ऑनलाइन क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड हो सकती हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। देयर आर मैनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशंस हैं, जैसे स्काइप है, कूल टॉक है, नेट मीटिंग है। स्काइप के बारे में देख लीजिए किस तरीके से ये वर्क करता है। तो आप डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो ये इसमें इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो सब इसमें वर्किंग में होता है। और 8 सीक्रेट स्काइप फंक्शंस कौन कौन सी हैं, जैसे हॉट कीज़ है, सेंड कॉन्टैक्ट्स है, एडिट योर मैसेज है, फेसबुक इंटीग्रेशन है, प्ले गेम्स एंड विद स्काइप कॉन्टैक्ट्स, और स्क्रीन शेयरिंग, हिडन इमोशंस एंड इमोटिकन्स, और कॉल क्वालिटी आइडेंटिफायर। इसके बाद इसमें जो यूज़ होता है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, ये एक वॉइप बोलते हैं, यानी कि वॉइस ओवर आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर वर्किंग, इसमें यूज़ होता है। इसके बाद ई लर्निंग, जैसा कि आजकल आप लोग ई लर्निंग के थ्रू सब क्लासेस अटेंड कर रहे हैं।
और ई लर्निंग बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें डायरेक्टली आप फेस टू फेस या फिर वॉइस के थ्रू आप क्लासेस ले सकते हैं। और फेस टू फेस में सिनेरियो बिल्कुल डायरेक्ट आपको प्रोवाइडेड हो जाता है। आप यूट्यूब, व्हाट्सअप और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं और कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती हैं और यहाँ तक कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड कराती हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे एडवांटेज हैं कि आप किसी भी समय कहीं भी और कैसे भी डायरेक्टली आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग। आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए यूट्यूब से अगर आप क्लासेस ले रहे हैं, यूट्यूब से किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, ये सब आपको ऑनलाइन किसी भी समय 24 आवर्स आपको अवेलेबल होगा, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। तो नो नीड ऑफ ट्रैवल की ज़रूरत नहीं होती है। हेल्थ कांस्टेंट मतलब अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई आने जाने प्रॉब्लम है, फिजिकली प्रॉब्लम है, तो वो सब ऑनलाइन क्लासेस आसानी से कर सकते हैं। और इनडिसिप्लिन की बहुत कम चांसेस होते हैं। कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और एबल टू इंटरेक्ट विद एवरीवन ऑनलाइन आप इंटरेक्ट हो सकते हैं। ऑडियो वीडियो लर्निंग दोनों अवेलेबल है, मल्टीपल टाइम्स आप उनको सुन सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए एडवांटेज। इसके अलावा डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ ऑनलाइन लर्नर प्रोग्राम्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स वर्क इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम कि स्टूडेंट्स का वर्क कौन कर रहा है, ये तो कोई भी कर सकता है क्योंकि ऑनलाइन में तो कोई टीचर चेक नहीं करता। इसके अलावा कंप्यूटर मार्क जनरली हैव अ टेंडेंसी ऑफ बीइंग ओनली नॉलेज बेस्ड, यानी कि ये सिर्फ नॉलेज बेस्ड होता है इसमें। इसके बाद ई बैंकिंग। अब ई बैंकिंग में देखिए जिस तरीके से ऑनलाइन बैंकिंग आजकल हो रहा है, जितने भी बिज़नेस हैं उन सभी में ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ होता है। जितने भी ट्रांजैक्शन हैं और जितने भी पेमेंट हैं, जितने भी बिल हैं, ये सब क्या है ऑनलाइन बैंकिंग में आ रहे हैं। तो क्या है व्हेन पीपल यूज टू स्टैंड इन क्यू in long queue in banks for banking such as withdraw money, transferring money and various other financial transaction in today's busy life. E-banking or online banking is considered as a very helpful and useful tool for people who cannot visit a bank for doing their banking transaction. तो 24 आवर्स आप इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं, 24 आवर्स 7 डेज़। और होम टू ऑफिस बहुत इजीली। और इसमें क्या है अकाउंट स्टेटमेंट्स को आप चेक कर सकते हैं। और चाहे वो सेविंग हो या क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट हो, डिपॉजिट हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल, आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं और कस्टमर को पेमेंट कर सकते हैं। और कंफर्मेशन ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन आपका होता ही है। मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं सेल्फ यूजिंग ई बैंकिंग। तो इससे क्या होता है, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ई बैंकिंग को कि आप बैंक की ओर से आपको क्या यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेंगे, आप उनके थ्रू डायरेक्ट इंटरनेट से आप एक्सेस कर सकते हैं अपने अकाउंट को। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन सी होती हैं, ट्रांजैक्शनल और नॉन ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल में क्या क्या आता है कि हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, लोन एप्लीकेशन या ट्रांजैक्शन। और नॉन ट्रांजैक्शनल में क्या आता है, तो कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जैसे चेक बुक होता है, स्टॉप पेमेंट होता है, ऑनलाइन स्टेटमेंट होता है, या अपडेटिंग होता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ये सब क्या है दो कैटेगरी में नॉन ट्रांजैक्शनल का आ गया। इसके बाद एडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग। तो हम इजीली ऑपरेट कर सकते हैं ऑनलाइन, इजीली पे कर सकते हैं, बिल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फंड डू नॉट कीप रिसिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 24 आवर्स अवेलेबल होता है, फास्ट और एफिशिएंट होता है। और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं इसके कि जो मान लीजिए जिनको इससे टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता या नहीं आता तो वो इसको यूज़ नहीं कर सकते। इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, सिक्योरिटी का एक इशू रहता है और पासवर्ड का इशू रहता है। तो आप इन चीज़ों को सेफली आपको यूज़ करना होगा। इसके बाद आता है ई शॉपिंग। ई शॉपिंग क्या होता है, जैसे फ्लिपकार्ट है, ईबे, अमेज़न, मिंत्रा। आप ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं तो वो
ई शॉपिंग की कैटेगरी में आता है। ये एक इसके एडवांटेज हैं क्या हो सकते हैं कि ये सेव करता है टाइम को और एफर्ट को, प्रोवाइड कन्वीनियंस ऑफ शॉपिंग एट होम और वैरायटी रेंज ऑफ प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। यानी कि ऑल वर्ल्ड में जितने भी प्रोडक्ट्स, मान लीजिए अगर कंपनी अच्छी है तो वह बहुत सारे प्रोडक्ट आपको अवेलेबल कराए, कलर्स, चॉइस और रेंजेस और बहुत सारे डिस्काउंट भी प्रोवाइड कराती है और डिटेल इन्फॉर्मेशन भी इसमें होती है। बहुत सारे मॉडल होते हैं, ब्रांड्स होते हैं। आप अपनी डिलीवरी को ट्रैक भी कर सकते हैं कि कहाँ पर आपकी डिलीवरी है, किस लोकेशन पे आपका ये जो आपने प्रोडक्ट परचेस किया है वो कहाँ पर आ चुका है, यह है इस समय। इसके बाद आता है डिसएडवांटेज ऑफ ई शॉपिंग। और डिसएडवांटेज में क्या होता है कि अब इसके लेक ऑफ प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर है तो क्या होगा, डिले होगा डिलीवरी में और टच फील और ट्राई नहीं कर सकते आप इसमें। क्वालिटी ऑफ ऑफर्ड प्रोडक्ट जो है उसका इशू रहता है कि आप उसकी क्वालिटी चेक नहीं कर सकते। प्राइस नेगोशिएशन का ऑप्शन नहीं होता है कि आप उसमें कम ज़्यादा नहीं कर सकते। हाउ इट लुक्स लाइक, कैसे दिखाई दे रहा आप नहीं देख सकते, प्रॉपरली नहीं देख सकते, सिर्फ फ़ोटोज़ रहती हैं। समटाइम मिसलीडिंग, सब कभी कभी होता कुछ है और मिलता कुछ है। कलर्स का अपीयरेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा मिसमैच रहता है। शॉपिंग साइट में शट डाउन आफ्टर चीटिंग बायर्स। और इसके अलावा पेमेंट में भी प्रॉब्लम रहती है कि कभी कभी पेमेंट्स आर नॉट वेरी सिक्योर और बैंक से डिटेल्स आर बीइंग मिसयूज्ड वाइल विच रेज प्राइवेसी इशू। इसके बाद आता है ई गवर्नेंस। अब देखिए गवर्नमेंट आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना चाहती है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहती है ऑनलाइन, जिससे क्या होगा, एनहेंस होगा रेंज क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स। और ये भी किसमें, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। ये इसमें आईसीटी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। इससे क्या गवर्नमेंट क्यों करना चाहती है कि जिससे कि एनहेंसिंग हो गवर्नमेंट की एबिलिटी और टू एड्रेस द नीड्स ऑफ जनरल पब्लिक के पास ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड हो सकें। और अब देखिए किस तरीके से ये इसको इजी और इकोनॉमिक एंड इफेक्टिव मैनर में गवर्नमेंट इसको कंप्लीट करना चाहती है। और जिस तरीके से आधार कार्ड के थ्रू, राशन कार्ड या गैस के थ्रू सब्सिडी, तो ये सब ऑनलाइन ई गवर्नेंस के उसमें आ रहा है कैटेगरी में, जिससे बहुत सारी फैसिलिटी आपको ऑनलाइन मिल पा रही हैं और जिसमें जो काला बाजारी थी या फिर करप्शन था वो बहुत कम हो गया है, यहाँ तक कि कहीं बहुत जगह तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। फिर इसको टाइप्स में डिवाइड किया गया ई गवर्नेंस के इंटरेक्शन को। जैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अपनी एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन और सर्विसेज का और पेरिफेरल्स का। और इसके बाद गवर्नमेंट टू सिटीजन्स होता है, जो गवर्नमेंट किससे सिटीजन से कांटेक्ट में रहती है, जिससे कि जनरल पब्लिक तक जो स्कीम्स हैं वो प्रोवाइड हों। फिर इसके बाद गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस में क्या होता है कि ये बिजनेस इंटैक्ट होते हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ये बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयर मिल जाता है किसी गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट अगर किसी एम्प्लॉइज से कांटेक्ट में रहती है तो बहुत बड़ा मार्केट इसको प्रोवाइड हो जाता है। इसके अलावा एडवांटेज क्या हो सकते हैं ई गवर्नेंस के, तो देखिए क्या हो सकते हैं कि इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द करंट पेपर बेस्ड वर्क। तो जो पेपर बेस्ड वर्क है उसको इम्प्रूव किया किया जा रहा है। रिजल्ट इन सेविंग टाइम एंड मनी, और समय और पैसों की बचत हो रही है। और इसमें बहुत सारे ऑफर्स जैसे एफिशिएंसी इम्प्रूव्ड सर्विसेज, बेटर एक्सेसिबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विस एंड मोर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीज़ें आपको ई गवर्नेंस के थ्रू अफोर्डेबल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा आसानी से प्रोवाइड हो रही हैं। इसके बाद डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं इसके कि रिमोट एरियाज़ में नॉट बी एबल। तो जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ तक ये फैसिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, जो बहुत दूर रह रहे हैं
और मेन डिसएडवांटेज क्या है, लेक ऑफ इक्वालिटी इन पब्लिक एक्सेस टू द इंटरनेट, और हिडन एजेंडाज ऑफ गवर्नमेंट ग्रुप्स दैट कुड इन्फ्लुएंस एंड वाइज पब्लिक ओपिनियन। और साइबर अटैक्स भी इसमें इशू है। मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग ई गवर्नेंस इज़ एन एक्सपेंसिव टास्क। इसके बाद आता है ई रिजर्वेशन। ई रिजर्वेशन के बारे में आपको सबको पता होगा कि ऑनलाइन रिजर्वेशन आप किसी मूवीज़ के लिए, एयरलाइंस के लिए, बसेस के लिए, ट्रेन्स के लिए यूजिंग इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेसिंग होती है जिसके थ्रू हम बुकेट्स जो बुकिंग करते हैं टिकट्स की। और जैसे IRCTC जो है आपकी रेलवे की वेबसाइट्स है, तो आप वहाँ से आप रेलवे को टिकट्स को बुक कर सकते हैं। इसके बाद इसके एडवांटेज देखिए, एडवांटेज क्या हो सकते हैं। कैन बी डन एट अ शॉर्ट नोटिस में हो सकता है। बुकिंग कैन बी डन वाइल सिटिंग, किसी भी प्लेस पे कर सकते हैं, कैंसिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद डिसएडवांटेज क्या हो सकता है ई रिजर्वेशन के, कि इंटरनेट एक्सेस की प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रांजैक्शन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर उसके बाद आता है ई ग्रुप। जैसा कि इंटरनेट पर आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, तो वो इंटरनेट के थ्रू होगा, तो वो ई ग्रुप होगा। तो ई ग्रुप में क्या है, ऑनलाइन ग्रुप कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे पीपल अपने थॉट व्यूज़ और आइडियाज़ को शेयर करते हैं। वो अपने ग्रुप क्रिएट करते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं पोस्ट को। तो ये सब क्या है, एक वर्चुअल कम्युनिटी भी कही जाती है इसको। एक तरीके की वर्चुअल कम्युनिटी है जिसमें क्या होता है, ग्रुप्स आर ओन्ड, जो ग्रुप बाय ओनर खुद बनाते हैं और अपने जिस तरीके का डिस्कशन आपको करना होता है उस तरीके के आप ग्रुप में ऐड हो जाते हैं या कर देते हैं। इसके बाद एडवांटेज 24/7, मतलब कि आप 24 घंटे 7 दिन आप इसमें शेयरिंग कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। और अपने और इसमें क्या होता है कि आप एक कम्युनिकेशन करना, प्रॉपर कम्युनिकेशन करना सीख जाते हैं। और वर्बल कम्युनिकेशन, ऑनलाइन डिस्कशन में आप एक कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग सीखते हैं, किस तरीके से करना चाहिए। चांस टू शेयर रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है, आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन रहते हैं। और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं कि फेस टू फेस इंटरेक्शन इज़ मिसिंग रहता है इसमें। और लार्ज वॉल्यूम ऑफ मैसेजेस हो जाते हैं, हार्ड टू फॉलो होता है लॉजिकल सीक्वेंस और डिस्कशन का इसमें। और डिस्कशन गेट्स ऑफन डिले, कभी कभी डिले हो जाता है। नॉट ऑल मेंबर्स लॉग ऑन, एक साथ अवेलेबल नहीं हो पाते सभी। और सम मेंबर्स ऑफ ई ग्रुप प्रेफर टू लर्न ऑन, वो कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो खुद से ही पढ़ना चाहते हैं, इस तरीके से ग्रुप में नहीं पढ़ना चाहते। इसके अलावा ये शेयर नहीं करना चाहते, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग थ्रू सोशल मीडिया साइट्स। तो सोशल नेटवर्किंग मतलब आप ऑनलाइन कम्युनिटीज़ दैट लेट पीपल कम टुगेदर, कम्युनिकेट एंड शेयर थिंग्स एंड सच एज पिक्चर्स, वीडियो, प्रोजेक्ट्स एट्सेट्रा आर नोन एज सोशल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया साइट्स। तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन जिसमें बहुत सारे पीपल्स कम्युनिकेट करते हैं, शेयर होते हैं और वो अपने थॉट व्यूज़ और आइडियाज़ को पिक्चर, वीडियो के थ्रू शेयर करते हैं। तो ऐसी साइट्स को सोशल नेटवर्किंग साइट्स बोलते हैं। जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है। और इसके बाद जैसे फेसबुक की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सोशल मीडिया यही है। इस पर आप अपने स्टेटस को, अपडेट को, पिक्चर्स को, वीडियो और वेब कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। और ये मार्क जुकरबर्ग ने स्टार्टिंग की थी 2004 में इसको। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टार्टिंग में ये यूनिवर्सिटी के मेंबर्स के थ्रू ही यूज़ किया जाता था, फिर धीरे धीरे ये वर्ल्ड वाइड हो गया। और इसके बाद आता है इंस्टाग्राम। इसी तरीके से ये सोशल नेटवर्किंग साइट है इंस्टाग्राम भी। और इसमें भी फ़ोटो हम एनहेंस कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफ्स एंड वीडियोस और अमेजिंग इफ़ेक्ट्स शेयर कर सकते हैं। और इसके बाद आता है ट्विटर। ट्विटर में क्या होता है, ये भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, लेकिन क्या होता है यूज़र कैन पोस्ट लिमिटेड कैरेक्टर मैसेज इसमें कर सकते हैं। और जो इस तरीके के जो मैसेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्वीट्स बोलते हैं। इट इज़ यूज, ये बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, फेमस पर्सन होते हैं, पर्सनैलिटी होते हैं, वो इससे कनेक्ट होते हैं, उनके फैंस वो उससे कनेक्ट होते हैं
और इसमें 140 कैरेक्टर्स का जो ट्वीट है वो कर सकते हैं, बट इसको जो है 2016 में 10,000 कैरेक्टर्स बढ़ा दिया गया। और इसके अलावा यूजुअली ट्वीट्स आर पब्लिक, ज़्यादातर पब्लिक होते हैं, लेकिन प्राइवेट मैसेज कैन आल्सो बी सेंट बाय क्रिएटिंग अ प्राइवेट प्रोफाइल व्हेन ओनली द यूजर्स यू एक्सेप्ट कैन व्यू। और इसके बाद आता है पिनरैट्स। पिनरैट्स भी इसी तरीके की एक सोशल साइट होती है। इस पर आप स्टाइल फ़ोटो शेयर कर सकते हैं। और एप्लीकेशन ये एक क्या होती है, क्रिएट एंड मैनेज थीम बेस्ड इमेज कलेक्शन होता है। इसमें आप जिस इंटरेस्ट से रिलेटेड, हॉबी से रिलेटेड या रेसिपी से रिलेटेड आप फ़ोटोज़ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। द फॉलोइंग आर सम डज और डज नॉट या डूज और डू नॉट that you should keep in mind while using different web services to stay safe in digital world। तो डिजिटल वर्ल्ड में आपको सेफ रहने के लिए आपको किन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। तो देखिए कुछ पेजेस इसमें PDF में अवेलेबल नहीं है, मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2 पेजेस की बात है, आप एडजस्ट कर लेना। तो इसमें क्या है कि ये टॉपिक है कि एक्सेस पॉइंट में आपके पेज नंबर 58 पे दिया हुआ है कि यूज़ अ कॉम्प्लेक्स पासवर्ड देना चाहिए, प्राइवेसी सेटिंग रखनी चाहिए, HTTPS जहाँ पर वेबसाइट के नाम के आगे HTTPS लिखा हो उसको यूज़ करना चाहिए, उसी को यूज़ करना चाहिए मैक्सिमम टाइम। और पॉसिबल हो ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए हमें अपने कॉन्टैक्ट्स को, और ऑर्गेनाइज कॉन्टैक्ट विद फ्रेंड्स एंड बेस्ट फ्रेंड्स और फैमिलियर, यानी कि उनमें एक सेपरेशन होना चाहिए कि किसको हमें बेस्ट फ्रेंड में रखना है और कैटेगरी में रखना है, और किसको हमें फैमिलियर पीपल की कैटेगरी में रखना है। और वेरीफाई करना चाहिए कि कौन फ्रेंड है और कौन फॉलोअर हैं। और वेरीफाई लिंक अटैचमेंट डाउनलोड ईमेल्स, और रीड ऑन द सिक्योरिटी टिप्स इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय सोशल नेटवर्किंग इटसेल्फ। और इसके बाद समवन नीड्स अ फ्रेंड। इसके बाद ट्राई टू फाइंड चैट रूम एंड दैट रिफ्लेक्ट योर पर्सनल टेस्टेज। इसके बाद क्या नहीं करना चाहिए हमें, किसी को पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ नहीं करना चाहिए कि हम कहाँ पर घूम रहे हैं अपने वेकेशन से रिलेटेड। और आउटगोइंग जियो टैगिंग यूज़ नहीं करना चाहिए। और डू नॉट अपलोड एनीथिंग डोंट वांट टू एवरीवन टू सी। अगर किसी को नहीं दिखाने चाहते, ऐसी कोई पर्सनल है तो आप उसको नहीं दिखाएंगे। इसके बाद अपने क्या नहीं, होम एड्रेस, फ़ोन नंबर, स्कूल, लास्ट नेम, ये सब चीज़ें आपको शेयर नहीं करने चाहिए। और अननोन को कॉन्टैक्ट शेयर नहीं करने चाहिए। चैटिंग पर बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग या फिर फन नहीं करना चाहिए। और इसके बाद पर्सनल पिक्चर जो है वो शेयर नहीं करनी चाहिए, स्ट्रेंजर से बचना चाहिए। और कीप योर कन्वर्सेशन लाइट एंड इजी, बहुत कम और डायरेक्ट करना चाहिए, स्ट्रेंजर से बचना चाहिए। इसके बाद आता है आपका मोबाइल टेक्नोलॉजी। जैसे मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं आजकल आपके लैपटॉप की तरह या फिर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी की तरह आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर के भी यूज़ को इसने बहुत कम कर दिया। सारे वर्क हम इसी से करते हैं, इसीलिए इसको मोबाइल टेक्नोलॉजी को एक एज ए टॉपिक इसमें ऐड किया गया है, जिसमें आप SMS यूज़ करते हैं, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, जो 160 अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को आप यूज़ कर सकते हैं GSM सिम के थ्रू। और ऐसे ही MMS में आप वीडियो और कुछ फ़ोटोज़ को यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसके बाद 3G और 4G टेक्नोलॉजी है। 3G की स्पीड है कि आप इसमें सिर्फ ऑडियो कॉल्स कर सकते हैं, और 4G इसके 7 टाइम लार्जर है। जैसे 4G LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन होता है, जिसकी 6 से 7 टाइम इसकी 5 स्पीड मतलब 5 गुना स्पीड होती है 3G से। 4G जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है इसकी, इसमें हम वीडियो कॉलिंग आराम से कर सकते हैं। तो आपका चैप्टर ये आज कंप्लीट होता है, चैप्टर 2।
तो किसी को कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिस्कशन हो, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कराऊंगा, तो इसको अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, तैयार कर लेना। किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू एंड हैव नाइस।